हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है खनिज और शैल। क्लास 11 का ये चैप्टर नंबर आई थिंक 5 है। ठीक है, और ये ज्योग्राफी का है। फर्स्ट बुक है ज्योग्राफी की, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसका ये चैप्टर नंबर 5 है। इसको आज हम कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्दी से कर लो। कब करोगे सब्सक्राइब? जल्दी से कर लो चैनल सब्सक्राइब। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है खनिज किसे कहते हैं। खनिज, अच्छा, खनिज को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जिस तरीके से कोई भी चीज़ होती है उस चीज़ को समझने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई साइंटिफिक तरीका होता है, कोई ऐसी घरेलू तरीका होता है। ठीक है, जैसे हर जानवर का, हर जीव का एक अपना नाम होता है। एक तो घरेलू नाम, एक सामाजिक नाम होता है उसका जो समाज रख देता है, एक साइंटिफिक नाम होता है उसका। इसी तरीके से खनिज जो होता है हमारा, इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको बच्चा भी समझ सकता है, इसको वैज्ञानिक भी समझ सकता है, हर कोई समझ सकता है। क्या लिखा हुआ है कि खनिज भाई क्या है? प्राकृतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, जिसमें क्रमबद्ध परमाणु संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन, भौतिक गुणधर्म होते हैं। अब ये एक साइंटिफिक परिभाषा दे रखी है। ठीक है, जिसको पढ़ते ही दिमाग में जो है क्या होता है, दिमाग में हलचल होने लगती है, दिमाग में कुछ कुछ होता है। ठीक है, कुछ कुछ होता है दिमाग में। तो इसे कैसे समझेंगे? देखिए, खनिज क्या होता है सबसे पहले शॉर्ट में समझो। खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। यानी भाई इतना तो समझ में आ गया कि भाई इसको मानव ने नहीं बनाया। ठीक है, इसको मानव ने नहीं बनाया, इतना पता लग गया। यानी भाई हमें प्रकृति से मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये नॉलेज हमारे दिमाग में आ गई। दूसरा, कार्बनिक या अकार्बनिक। भाई कार्बनिक भी होता है, यानी कि इसमें कार्बन भी होता है और किसी किसी में कार्बन नहीं होता। ठीक है, तो भाई ऐसा तत्व, ऐसा प्राकृतिक, ऐसा कार्बनिक, ऐसा अकार्बनिक तत्व, ये लाइन समझ में आ गई, जिसमें क्या हो, एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना हो। भाई परमाणु के बारे में सबने पढ़ा है ना? ठीक है, परमाणु नहीं पढ़ा, वीडियो बना रखी वो देख लेना। तो परमाणु क्या होता है आपको पता ही है कि भाई परमाणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ की एक मौलिक इकाई होती है। जिस तरीके से जीवों की एक इकाई कोशिका होती है ना, इसी तरीके से एक पदार्थ की एक इकाई होती है परमाणु। तो ये कह रहा है कि खनिज वो है जिसमें क्या हो, एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना हो, जिसमें भाई एक क्या हो, एक परमाणविक संरचना हो, एक परमाणु की संरचना हो उसके अंदर। भाई हर किसी, हम जानते हैं हर पदार्थ में परमाणु होता है, तो खनिज भी तो एक पदार्थ है, खनिज में भी फिर परमाणु होगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा, निश्चित रासायनिक संगठन, यानी इसमें भाई रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन का मतलब क्या है? संगठन का मतलब होता है पार्ट्स, घटक। ठीक है, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। यानी इसके अंदर क्या है, खनिजों के अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं, कुछ घटक पाए जाते हैं, कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा, इसके कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं। भाई हम हर किसी चीज के भौतिक गुणधर्म होते ही नहीं होते। आप जो है एक गाड़ी ले आओ, ठीक है, फोर व्हीलर, ठीक है, तो क्या होगा भाई, उसकी कुछ क्वालिटीज होंगी नहीं होंगी? जिस तरीके से कार की क्वालिटीज होती हैं उसी तरीके से खनिज की भी अपनी क्वालिटीज होती हैं। भाई सोने की क्वालिटी है या नहीं? चमकता है खूब। ठीक है, कठोर होता है, लोहा कठोर होता है, आवाज करता है। तो ये सारी क्या है, क्वालिटीज है, ये बहुत सारे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो इस लाइन में, इस पॉइंट में हम समझ गए कि खनिज किसे कहते हैं। भाई खनिज एक प्राकृतिक पदार्थ भी होता है, कार्बनिक और या फिर अकार्बनिक पदार्थ भी होता है। और इसमें क्या होता है, एक परमाणविक संरचना होती है। भाई जिस तरीके से पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, इसी तरीके से खनिज भी परमाणुओं से बने होते हैं। इनका जो है निश्चित रासायनिक संगठन, भाई इसमें बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे हमारा कोई भी चीज़ होती है ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरा, इसकी अपनी एक बहुत सारी भौतिक गुणधर्म होते हैं, यानी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं इसकी। ठीक है, अभी हो गई साइंटिफिक परिभाषा। ठीक है, जिसको मैंने आपको काट काट के, छोटा छोटा कर करके समझा दिया। लेकिन अब दूसरा समझो, जिसमें हम एक सामाजिक डेफिनेशन समझने वाले हैं। क्या है कि खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। बात खत्म। तत्व समझते हो ना? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे तत्व होते हैं, कार्बन। ठीक है, ये सारे क्या है, तत्व है। इन तत्वों से मिलकर ही क्या होता है, एक खनिज का निर्माण होता है। ठीक है, एक खनिज का निर्माण होता है। अब जैसे मैं कहूँ पानी, पानी खनिज है या नहीं है? पानी खनिज है या नहीं बताओ? है ना? क्यों?
क्योंकि उसका निर्माण किससे हुआ है, दो या दो से अधिक तत्वों से हुआ है या नहीं हुआ है, हाइड्रोजन से हुआ है और ऑक्सीजन से हुआ है। तो भाई पानी भी एक खनिज ही है, पानी भी क्या है, एक खनिज ही है। यानी खनिज का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, बात खत्म। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखो, ये तीसरा पॉइंट समस्या में डाल रहा है हमें। क्या कह रहा है कि लेकिन कभी कभी एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक खनिज में एक ही तत्व होता है, जैसे तांबा, चांदी, सोना। ये देखें, हम कहते हैं ना सोना, तो सोने में तो सोना ही होता है बस, और कुछ थोड़ी ना होता। चांदी में चांदी होती है और कुछ थोड़ी ना होता। तो भाई कुछ कुछ एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं जिसमें बस एक ही तत्व होता है। ठीक है, अब ये हो गई। अब कुछ थोड़ा और आसानी से समझना है आपको कि खनिज क्या होता है, तो भैया सिंपल सा समझ लो, माइंड में बिठा लो। खनिज क्या होता है कि जो पदार्थ जमीन से निकाले जाते हैं, जो पदार्थ जमीन से निकाले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खनिज। उन्हें क्या कहते हैं, खनिज। अगर अब भी समझ में ना आए तो भैया समझ लो खनिज किसे कहते हैं, सोना, चांदी, लोहा, बस इन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वैसे तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे अंदाज में बता दिया मैंने खनिज किसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पे क्या है कि क्रस्ट पर, क्रस्ट यानी परपटी। ठीक है भाई, पृथ्वी की 3 लेयर होती है ना, एक उसमें से होती है परपटी। परपटी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है। यानी भाई परपटी में कितने प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है, 2000 पर, यानी 2000 तरह के खनिज होते हैं। ठीक है। ठीक है, अब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल पहचाना गया है 2000। अब खनिज की बात कर रहे हैं तो खनिजों के प्रकार की तो बात करनी पड़ेगी। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं मेनली। कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। भाई सब सही समझ में आ रहा, शब्द पकड़ो ना, धात्विक खनिज किसे कहेंगे, अधात्विक खनिज किसे कहेंगे। भाई समझ में आ गया होगा 1 मिनट में। धात्विक खनिज यानी जिसमें धातु के अंश पाए जाए, भाई जिसमें धातु मिला हुआ है वो क्या है, धात्विक खनिज। जिसमें अधातु मिला हुआ है वो क्या है, अधात्विक खनिज। भाई कोई भी खनिज है, उस खनिज में सोना मिला हुआ है, क्या कहोगे उसको, धात्विक खनिज। ठीक है। भाई कोई और सा खनिज है, उसमें अगर धातु नहीं मिला हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज। ठीक है, बात आ गई समझ में। एग्जाम्पल आपके सामने देख लो जल्दी से। अब समझते हैं शेल। शेल से पहले मैं आपको बताऊं, पेट्रोलॉजी होता है, पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, एक शेलों का विज्ञान होता है। यानी अगर हमें शेलों का अध्ययन करना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी में ही हम शेलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, याद रखेगी, याद रहेगी ये बात, क्योंकि अक्सर ये एमसीक्यूज में, ठीक है, पेपर में पूछे जाती है छोटी छोटी चीजें। शेल समझो, शेल क्या होता है भाई। अब मैं आपसे कहूंगा कि पृथ्वी की परपटी शेलों से बनी है, तो आप कहोगे सर अभी आपने बोला कि जो है खनिज पाए जाते हैं परपटी के अंदर, परपटी के अंदर 2000 प्रकार के खनिजों की खोज की गई है। ठीक है, मैं मानता हूँ, आई एग्री। ठीक है कि खनिज पाए जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परपटी शेलों से बनती है। यानी इसका मतलब क्या है कि भाई शेल किससे बनता है ये भी तो सुनो। शेल जो है, शेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। यानी शेल किससे बनता है, एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बनता है। अब एक सीरीज समझो, परपटी होती है, परपटी शेलों से बनती है, शेल खनिजों से बनते हैं, खनिज तत्वों से बनते हैं। खनिज किससे बनते हैं बेटा, तत्वों से बनते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। खनिज शेल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है, बस बात खत्म। ये विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। भाई गाड़ी होती है ना, शिफ्ट हो गई, और ही मारुति सुजुकी हो गई, टेस्ला हो गई, भाई अपने अपने रंग होते हैं ना सबके। ठीक है, रंग होते हैं ना, वाइट, सफेद। भाई इनमें इनमें रंग क्यों नहीं होंगे, इनमें भी रंग होंगे, इनमें भी कलर होंगे। ठीक है, तो ये विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, कठोर भी हो सकते हैं, नरम भी हो सकते हैं, बात खत्म। भाई कठोर भी होंगे, नरम भी होंगे। एग्जाम्पल देख लो, ग्रेनाइट। जैसे ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट क्या है, एक शेल है। ठीक है, कठोर होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक शेल है जिसका नाम है शेल खड़ी, ये नरम होता है। भाई अपनी अपनी क्वालिटी है, मर्जी उसकी, कुछ भी बने हो। ठीक है, जैसे गैब्रो काला है, गैब्रो, गैब्रो भी एक शेल है हमारा, ये काला रंग का होता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, धूप में ज्यादा फिरा है। क्वार्टजाइट होता है, भाई ये सफेद होता है। ठीक है, ये पूरा इंग्लिश मैन बन रहा है पूरा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझो जल्दी से, खनिजों के सामान्यतः फेल्डस्पर
और क्वार्टास पाया जाता है। अब देखिए खनिज जो होते हैं ना, खनिजों में पाया क्या जाता है, सॉरी शेल जो होते हैं, शेल, यहाँ पर खनिज मैंने गलत राइटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ये शेल शेल है, ठीक है। अब जो शेल होते हैं, शेलों में क्या पाया जाता है ये सुनो। शेलों में सामान्यतः जनरली देखा जाए तो क्या पाया जाता है, फेल्डस्पर और क्वार्टज, ठीक है। ये दो प्रकार के खनिज होते हैं जो अधिकतर शेलों में पाए जाते हैं, फेल्डस्पर और क्वार्टज। एक होते हैं आग्नेय शेल, एक होती है अवसादी शेल, एक होती है रूपांतरित शेल। अब मैं आपको बता दूं, शेल एक ही होती है, शेल होती एक ही है। पूरा निचोड़ बता रहा हूँ शेलों के प्रकार का मैं, कि शेल होती एक ही है, लेकिन होता क्या है उसमें बदलाव होता रहता है, जिसके कारण क्या होता है उसका नाम चेंज कर देते हैं। जैसे आग्नेय शेल, अवसादी शेल, रूपांतरित शेल। आइए इसको समझते हैं जल्दी से, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आग्नेय शेल, ठीक है। आग्नेय शेल क्या होती है, ये शेल मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनते हैं। बात खत्म। क्या होते हैं भाई ये शेल, किससे बनते हैं, मैग्मा के ठंडे होने से बनते हैं या लावा के ठंडे होने से बनते हैं। अब यहाँ पे दोनों क्यों दिए हैं, देखिए मैग्मा भी दिया है, लावा भी दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो शेल होती हैं वो जमीन के अंदर भी बनती हैं। जब जमीन के अंदर बनती है यानी कि मैग्मा के ठंडे होने से बनती है। कभी कभार जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या होता है, लावा निकल कर आता है, उस लावा के ठंडे होने से भी आग्नेय शेल बनती है, ठीक है। तो शेल जो है, ये शेल जो होती है मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनती है। भाई मैग्मा जमीन के अंदर है, वो ठंडा हुआ, आग्नेय शेल बन गई। या फिर ज्वालामुखी फटा, लावा निकला, ठंडा हुआ, आग्नेय शेल बन गई, बस। इनको प्राथमिक शेल कहते हैं। अब इनको प्राथमिक शेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं शेलों से मैं आपको बता दूं अपसारी शेलों का निर्माण होता है और कायांतित शेलों का निर्माण होता है। यही शेल होती है, बस आग्नेय शेल ही होती है। वो तो बस क्या होता है, कंडीशन बदल जाती है इसलिए उनका नाम बदल जाता है, होती वो आग्नेय शेल ही वो भी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और थोड़ा सा साइंटिफिक चीज समझ लो, ठीक है। कई बार एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, क्या है आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है, ठीक है। एक इग्निस मैंने सुना था, कार का नाम था एक, सुना था मैंने, कोई बात नहीं चलो। आग्नेय शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है भाई, इग्निस से बना है। किससे बना है, इग्निस, लैटिन भाषा का शब्द है इग्निस, उस इग्निस से बना है आग्नि, जिसका मतलब क्या होता है, अग्नि। अग्नि का मतलब आग। एग्जाम्पल देख लो आग्नेय शेल के, ग्रेनाइट होता है भाई, गेब्रो, पेग्मेटाइट, ये सारे आग्नेय शेल के उदाहरण हैं। अफसारी शेल समझो भाई, अफसारी शेल क्या है भाई, अफसारी शेल अपक्षय और अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा मौलिक चट्टानों के विवरण। अब देखिए मौलिक चट्टान आ गया ना, मौलिक चट्टान यानी कि आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों के विघटन यानी आग्नेय चट्टान जब टूटती है, उसका जब अलग होती है, जब वो घिसटती है, ठीक है, उसका चूरा चूरा होता है, तो क्या होता है उसका परिवहन होता है, यानी फिर वो जो है घिसटते हुए निकलती है। फिर क्या होता है वो किसी स्थान पर जम जाती है, जमने के बाद क्या होता है अपसारी शेल बन जाती है, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाता है सारी शेल बन जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है मैग्मा या लावा निकलता है धरातल पर, फिर क्या होता है वो जब लावा जो ठंडा हो जाता है फिर क्या बनती है, आग्नेय शेल बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है बहुत सारी अपक्षय और अपरदन के साधनों के द्वारा, भाई अपक्षय होता है टूट फूट होती है, अपरदन होता है किसी नदी के द्वारा या किसी हवा के द्वारा, क्या होता है उसको खींच के लिया जाता है, मतलब एक तरीके से हवा के द्वारा उसको जो है धकेल दिया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। भाई प्राकृतिक रूप से होता है ये सब, कि भाई प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि कई बार पानी जो है उन आग्नेय चट्टानों को तोड़ देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर वो टूटने लगते हैं, फिर वो कण बन जाते हैं धीरे धीरे, जब उनमें गिरावट आती है, ठीक है, फिर वो क्या होता है कण बन जाते हैं। और जैसे जैसे वो कण बनते हैं फिर वो जो है किसी एक जगह पर जहाँ पे भी उन्हें जगह मिलती है वहां पर वो जम जाते हैं, और जमने के बाद फिर वो जो है वही कण, वही अवसाद जो है कौन सी शेल बन जाती है, अवसादी शेल। मैंने बताया होती है आग्नेय शेल ही, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आग्नेय शेल होती है उसमें अपक्षय अपरदन की क्रिया के द्वारा, यानी जब अपरदन होता है, ठीक है, और अपक्षय होता है, कटाव होता है, तो क्या होता है कि भैया ये जो शेलें होती हैं क्या होती हैं, टूटने लगती हैं, फिर ये क्या है किसी जगह पर जम जाती हैं। ये इसके जो कण होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं किसी जगह पर जम जाते हैं और अपसादी शेल बन जाती हैं, बस। रूपांतरित शेल, इनको कायांतित शेल भी कहा जाता है भैया, ठीक है। अब ये कौन सी शेलें होती हैं, जो अत्यधिक गर्मी और दबाव से अपने मूल रूप से बदल जाती है। अब कोई बात है, देखिए होगी आग्नेय शेल, होगी आग्नेय शेल, लेकिन क्या हुआ भाई गर्मी बहुत पड़ती है, प्रेशर बहुत पड़ता है, इससे क्या होता है ये अपने मूल रूप से बदल जाती है, और फिर अपने मूल रूप से बदल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कायांतित शेल, ठीक है। भाई जैसे मान लीजिए मैग्मा होता है, भाई मैग्मा
कई बार क्या होता है, मैग्मा होता है, मैग्मा, ठीक है, धरातल के अंदर ही जो होता है क्या बन जाती है, आग्नेय शिला बन जाती है। अब वो आग्नेय शिला जब, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी अंदर से गर्म होती है, अब वो जो आग्नेय शिला होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी अंदर होती है, बहुत ज़्यादा दबाव उस पर पड़ता है आग्नेय शिला पर, तो क्या होता है उनके अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जिसके बाद क्या होता है वो आग्नेय शिला अपना रूप बदल लेती है और वो जो है एक कायांतित शिला में बदल जाती है। ठीक है, बात आ गई समझ में। ये ज़्यादातर पृथ्वी के अंदर ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये पृथ्वी के क्या होता है, अंदर ही होता है। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए शैली चक्र, शैल चक्र समझिए। ठीक है, अब शैल चक्र से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अग्नि और अपसादी और रूपांतरित का। ठीक है, मैं आपको बता दूं, शैल अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती, बस ये बात समझ में रखो कि भाई शैल है, भाई कोई भी आग्नेय शैल है, ठीक है, तो वह हमेशा आग्नेय शैल नहीं रहेगी, वो या तो अपसादी बन जाएगी या फिर कायांतित बन जाएगी। अगर अपरदन या अपक्षय की प्रक्रिया हो रही है तो क्या हो जाएगा कि वो अपसादी शैल बन जाएगी। या फिर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ रहा है उस शेल पर, तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, फिर वो जो है कायांतित शेल बन जाएगी। यानी भाई रूप बदलता रहेगा, रूप बदलता रहेगा। और ये आप तभी समझोगे जब आप धरातल के अंदर की बात समझोगे। धरातल के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि जब धरातल के अंदर क्या होता है कि कोई भी आग्नेय शैल बनी, ठीक है, फिर क्या हुआ, या तो फिर वो गिसावट के कारण, अपक्षय के कारण अपसादी बन जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो जो है कायांतित शैल बन जाती है। ठीक है, तो शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैल बदलकर या परिवर्तित होकर नया रूप ले लेती है। भाई शैली चक्र क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है और इसमें क्या होता है, पुरानी शैल नई शैल बन जाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आग्नेय शैलों से अपसादी और कायांतित शैलें बनती है, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई आग्नेय शैलों से अपसादी बनती है और कायांतित शैल बनती है। ठीक है, अब होता क्या है भाई, आग्नेय शैलों से अपसादी तो बन गई, कायांतित तो बन गई, लेकिन कायांतित से क्या आग्नेय शैल बन सकती है, अपसादी से क्या आग्नेय शैल बन सकती है, तो इसे देखो, जी हाँ बिल्कुल बन सकती है। ठीक है, अपसादी शैलों से आग्नेय शैल बन सकती है, कायांतित शैलों से आग्नेय शैल बन सकती है। कैसे कि भाई क्या होता है कि जमीन के अंदर ही होती हैं शैलें। अब ये शैलें जब जमीन के अंदर होती हैं तो क्या होता है कि ये जो है नीचे चली जाती हैं। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र के अंदर थोड़ा सा नीचे चली जाती हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और ये जो गर्मी की वजह से क्या होता है, ये मैग्मा बन जाती है। ये शैलें, अपसादी शैलें, कायांतित शैलें क्या बन जाती हैं, मैग्मा बन जाती है। और मैंने आपको बताया मैग्मा जो होता है आग्नेय शैलों का मूल स्रोत होता है। ठीक है, और वही मैग्मा के जब मैग्मा जो है ठंडा होता है तो क्या होता है, उसी मैग्मा से आग्नेय शैल बनती है। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। यानी कहने का मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ये है कि भाई आग्नेय शैल अपसादी और कायांतित शैल बना सकती है, और ये दोनों शैलें जो है आग्नेय शैल भी बना सकती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, शैली चक्र की। ठीक है, जो कभी टूटता नहीं, जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ लगता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ना थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ होती है। ठीक है, जो बच्चों को समझ में नहीं आती। इसको हम तभी समझेंगे जब हम इसे अपनी आंखों से देखेंगे, और ये पॉसिबल तो है नहीं, तो इसे इसी तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है बस। बाकी एनसीईआरटी आप पढ़िए, उसमें भी कुछ थोड़ी बहुत डिटेल दे रखी है। ठीक है, उसमें, ठीक है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, टफ नहीं है कुछ भी।